गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों, अपन बोर्ड की तैयारी में लग रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और बोर्ड के जो पैटर्न के अनुसार ही अपन जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें देखो बच्चों, जो अपने जो टॉपिक चल रहा था, आपको पता ही है कौन सा चल रहा है बायोलॉजी के अंदर। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो अपने जो बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो, ठीक है बच्चों, वो जो टॉपिक है, ठीक है, हिंदी में जीव विज्ञान। ओके, ठीक है। इसमें अपने इकाई जो अपन ने सेकेंड जो इकाई है वो स्टार्ट करके तो नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जीव विज्ञान, इसके अंदर जो इकाई चालू कर रखी है, ठीक है, इसके अंदर जो इकाई चालू कर रखी है वो अपने इकाई है, आपके जो सेकेंड इकाई है वो है जिसको पादप कार्य की बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पादप कार्य की। पादप कार्य की अपनी जो यूनिट है बच्चों कौन सी? पादप कार्य की। पादप कार्य की प्रथम, ठीक है, ये इकाई अपने चल रही है, यूनिट सेकेंड है। और इसके अंदर जो चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर जो अपने अध्याय स्टार्ट कर रखा है वो दो अपने अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पता ही होगा बच्चों। जो 5th नंबर का अध्याय था और 6th नंबर का अध्याय 5वां, और जो 6ठा अध्याय वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अभी जो बात कर रहे हैं वो अध्याय है अपना, वो अध्याय है 7वां, जो अध्याय 7th नंबर जो चैप्टर है वो इसने स्टार्ट किया था, उसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसपायरेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अपने प्रीवियस कक्षा के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। वाष्प का उत्सर्जन पत्ती के जो पादप के जो वायु भागों से जो होता है, जल मूल और मूलरोमोद और अवशोषित जल जो होता है वो पत्ती के जो वायु भागों, मतलब पादप के वायु भागों का जो उत्सर्जन होता है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और फिर अपन ने वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े थे बच्चों पिछली कक्षा के अंदर, आपको पता ही होगा। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की बात की थी, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, ट्रांसपायरेशन के प्रकार की बात की। ट्रांसपायरेशन का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है आपको पता ही है, 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन का प्रकार की बात की थी। प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वाष्पोत्सर्जन प्रकार की अपन ने बातें करी थी, ठीक है। पहला होता है आपके रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो रंध्रों के द्वारा होता है और 50 से 97% होता है, एक बार याद दिला दूं आपको। दूसरा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन था, जो कितने परसेंट था? 3 से लेकर 10% तक था। और जो तीसरा जो वाष्पोत्सर्जन था वो कौन सा था बच्चों? आपको कौन सा था? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो वातरंध्रों के माध्यम से होता है, और उसकी परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट है? 0.1% था। अब आगे इस अध्याय के अंदर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो बात करते हैं अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि जो मुख्य रूप से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। कितने परसेंट होता है? रंध्रों के द्वारा कितने परसेंट वाष्पोत्सर्जन है? 50 से लेकर 97% जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, अपन को पता है। 50 to 97% जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है बच्चों? आपको पता ही है किसके माध्यम से होता है। वो जो होता है वो आपके रंध्रों के माध्यम से होता है। तो इसलिए पादपों के अंदर जो मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए अपन इस यहाँ पे डिस्कस किसकी करेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बाद में अपन जो यहाँ डिस्कस करेंगे उससे पहले अपन पत्ती की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जिसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं।
जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रंध्रीय वाष्पोषण, है ना। तो रंध्रीय वाष्पोषण बच्चों आपको पता ही है, एक बार वापस ये रंध्रीय वाष्पोषण आपको पता ही है, रंध्रों के द्वारा जो वाष्पोषण होता है, क्योंकि पत्तियां एक वाष्पोषण का प्रमुख अंग होती है और पत्तियों के ऊपर क्या रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों के द्वारा जो वाष्पोषण होता है वो रंध्रीय वाष्पोषण कहलाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से सभी पादपों के अंदर जो ये रंध्रीय वाष्पोषण पाया जाता है और कितने % होता है, 50 से 97% होता है। 97% जो वाष्पोषण होता है वो रंध्रीय वाष्पोषण ही होता है। लेकिन यहाँ पर रंध्रीय वाष्पोषण समझने के लिए अपन अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे रंध्रीय वाष्पोषण की। तो रंध्रीय वाष्पोषण को समझने के लिए अपन को क्या होती है, पत्ती और रंध्र की जो पत्ती व रंध्र की संरचना को समझना आवश्यक है ना। संरचना को आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसके द्वारा होता है वाष्पोषण, पत्ती के द्वारा होता है और रंध्र पाए जाते हैं पत्ती के ऊपर। तो अपन को यहाँ पर क्या है बच्चों कि रंध्रीय वाष्पोषण को समझने के लिए रंध्रीय वाष्पोषण को समझने के लिए अपन को पत्ती की व रंध्र की संरचना को समझना आवश्यक है, ठीक है। पत्ती की संरचना की बात करें तो पत्ती की दोनों सतह पर क्या पाई जाती है, पत्ती की जो दोनों सतह होती है, ठीक है। पत्ती की बात करें तो पत्ती की दोनों जो निचली ऊपरी जो सतह होती है उसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अधिश्रम बोलते हैं। उसको अधिश्रम या बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस बोलते हैं। देखो पत्ती की बात करते हैं, पत्ती, ठीक है। लीफ की बात करते हैं तो लीफ की ऊपरी और निचली जो सतह होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अधिश्रम। उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी व निचली जो सतह है उसको क्या बोलते हैं, पत्ती की, ठीक है। किसकी, पत्ती की। पत्ती की ऊपरी और निचली जो सतह उसको क्या बोलते हैं, अधिश्रम बोलते हैं, ठीक है। अधिश्रम बोलते हैं या इसको बाह्य त्वचा बोल सकते हैं या इसको इंग्लिश में एपिडर्मिस बोलते हैं। अभी क्या होती है, कैसे होती है मैं बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से तो मान लो ये पत्ती है, ठीक है, लीफ है, तो लीफ की ऊपरी ये जो इधर वाली कौन सी होगी, ऊपरी अधिश्रम हो जाएगी, ऊपरी अधिश्रम। नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, निचली अधिश्रम। मतलब दोनों तरफ जो पाई जाती है, जो कवरिंग पाई जाती है या जो सतह पाई जाती है पत्ती की, ऊपरी और निचली सतह पाई जाती है, उसको ऊपरी अधिश्रम और निचली अधिश्रम बोलते हैं। अब यहाँ पर बात होता है इस दोनों अधिश्रम के मध्य क्या पाया जाता है, दोनों अधिश्रम के मध्य पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती है। इन दोनों अधिश्रम के मध्य क्या पाई जाती है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती है, जो मीजोफिल जो सेल्स होती है ये इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से इसके जो उत्तक होते हैं, समन उत्तक होते हैं, वो जाइलम फ्लोएम, ठीक है, ये हो गई। और ये जो होगी ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, दोनों के मध्य क्या पाई जाती है, पर्ण मध्योतक। दोनों के मध्य क्या पाई जाती है, पर्ण मध्योतक। दोनों अधिश्रम के बीच में क्या पाई जाती है बच्चों, ये संरचना बता रहा हूँ पत्ती की, पर्ण मध्योतक, ठीक है, पर्ण मध्योतक, जिसको मीजोफिल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है। मीजोफिल सेल्स पाई जाती है, सारी की सारी मीजोफिल सेल्स है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया इनमें होती है। तो ये अधिश्रम देखो, ऊपरी और निचली अधिश्रम होंगे, निचली और ऊपरी और निचली अधिश्रम के बीच में क्या पाई जाती है, ऊपरी और निचली अधिश्रम के बीच में क्या पाई जाती है बच्चों, ये क्या पाई जाती है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती है। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी इस सतह में पाए जाएंगे या निचली सतह में पाए जाएंगे, इस प्रकार से ये रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होंगे, ऊपरी और निचली जो सतह होती है वहां पे क्या होती है, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की संरचना के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या रंध्र होते हैं, ठीक है। मान लो ये जो मैंने बनाई है अभी, ये एक बीजपत्री की पत्ती बनाई है, ठीक है।
ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, लीफ स्ट्रक्चर बनाई है, ये एक बीजपत्री पादप की बनाई है। और एक बीजपत्री अंधी अभी पढ़ेंगे उभयरंध्री प्रकार के जो पत्तियां होती है। तो इसमें क्या होती है, उभयरंध्री में दोनों ही तरफ क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, दोनों तरफ बनाए। अब क्या होती है, ये बता रहा है कि जो द्विबीजपत्री होती है, ठीक है, उसमें ये तो मैंने बताया कि दोनों अधिचरों के बीच में क्या होता है, पर्णमध्युत कोशिका पाई जाती है, पर्णमध्युत कोशिकाएं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अपन बात करते हैं कि द्विबीजपत्री डाइकोट की बात करते हैं, द्विबीजपत्री पादप की बात करते हैं। द्विबीजपत्री पादप के अंदर क्या होता है कि जो पर्णमध्युतक होता है, दो प्रकार के ऊतकों में विभेदित होता है। ये पर्णमध्युतक होता है बच्चों, ये कितने प्रकार के ऊतकों में विभेदित होता है, दो प्रकार के ऊतकों में विभेदित होता है। ये पर्णमध्युतक जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार की, ये ऊपरी अधिचरम होगी, ये निचली अधिचरम होगी। तो अपन बात करते हैं जब किसकी, द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो ये होगी आपके बंडल शीत कोशिकाएं होगी यहाँ पर इस प्रकार से, और इसके अंदर जाइलम या इस प्रकार से ये होगी समानुत्तक। पूलाच्छद कोशिकाएं होगी। अब ये क्या कह रहा है कि पर्णमध्युतक कोशिकाएं, द्विबीजपत्री के अंदर जो होती है पर्णमध्युतक जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खम्भ ऊतक होती है, जिसको पेलिसेड बोलते हैं, इस प्रकार से। खम्भ ऊतक में लंबी खम्भाकार होती है इस प्रकार से, देखो ये, ठीक है, खम्भ ऊतक इस प्रकार से। दूसरी कौन सी होती है, स्पंजी होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, स्पंजी, मर्दूतक प्रकार की होती है स्पंजी। इस प्रकार से स्पंजी होती है। दूसरी स्पंजी प्रकार की होती है इस प्रकार से, देखो। तो इसमें क्या होता है, रंध्र यहाँ पे पाए जाते हैं, देखो ये स्टोमेटा हो गया, इसमें स्टोमेटा द्विबीजपत्री में। तो ये तो होगी खम्भ, खम्भ मर्दूतक जिसको पेलिसेड बोलते हैं, ठीक है। खम्भ ऊतक होगी जिसको क्या बोलते हैं, पेलिसेड। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है आपके, दूसरी जो होती है वो होती है आपके यहाँ पर खम्भ ऊतक हो गई, ये खम्भ जो मेसोफिल प्रकार कोशिका होगी। और दूसरी जो होगी ये कौन सी, स्पंजी मर्दूतक, इसको क्या बोलते हैं, स्पंजी, स्पंजी टाइप। तो दो प्रकार की होती है। तो इसलिए क्या होते हैं, तो द्विबीजपत्री की बात करते हैं, द्विबीजपत्री में जो रंध्र होते हैं, देखो ये रंध्र जो होते हैं निचली तरफ होते हैं, ठीक है। ये रंध्र तो स्टोमेटा होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, देखो यहाँ पे जो शेक बनेंगे और रंध्र होते हैं निचली सतह पर होते हैं। तो मैंने यहाँ बताइए है कि अपन को संरचना समझना आवश्यक। तो पत्ते की संरचना में दोनों सतह होती है, उसको ऊपरी अधिचरम बोलते हैं, मतलब क्या एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के बीच में क्या पाई जाती है, दोनों जो अधिचरम होते हैं उनके बीच में पर्णमध्युतक कोशिकाएं, मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। और द्विबीजपत्री के अंदर जो पर्णमध्युतक होती है विभेदित प्रकार की होती है, मतलब क्या होती है, दो प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, ऊपर एक तो खम्भ स्पंजी मर्दूतक होती है, और दूसरी जो बात कर रहे हैं वो दूसरी होती है खम्भ मर्दूतक और स्पंजी मर्दूतक, दो प्रकार से विभेदित होती है जो पर्णमध्युतक कोशिकाएं होती है। अब बात करते हैं कि पत्ती की क्या होती है, जो पत्ती है तो पत्ती के ऊपरी और निचली जो सतह है उस पर जो रंध्र उपस्थित होते हैं, उस रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो होती है वो कितने, तीन प्रकार की होती है। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर बच्चों बात करें तो पत्तियों के प्रकार की बात करें, पत्तियां जो होती है बच्चों तीन प्रकार की होती है। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर बात करें तो जो पत्तियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पत्तियां कितने प्रकार की हो जाएगी बच्चों, तीन प्रकार की हो जाएगी। उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। जो बात करते हैं रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का एक प्रमुख लक्षण है। और बाह्य त्वचा पर जो रंध्र की उपस्थिति होती है उसके आधार पर जो बात करते हैं वो पत्तियां कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पत्तियां कितने प्रकार की होगी, तीन प्रकार की होगी, ठीक है। रंध्र की उपस्थिति, पहली जो पत्ती है वो आ जाएगी आपके अधोरंध्री, 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 ठीक है। अधोरंध्री, अधोरंध्री की बात करें तो इसमें अधोरंध्री पत्ती, ठीक है, अधोरंध्री पत्ती। तो अधोरंध्री पत्ती किस प्रकार की हो जाएगी,
हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपोस्टोमेटिक लीफ की बात करें तो देखो अधो का मतलब क्या होता है? अधो का मतलब क्या होता है? नीचे। अधो का मतलब क्या होता है? नीचे। अधो का मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। मतलब क्या होता है? इसमें जो रंध्र उपस्थित होंगे, इस ऐसी प्रकार की जो पत्तियां होगी, जब रंध्र जब पत्ती की निचली सतह पर स्थित होते हैं, रंध्र जब पत्ती की निचली सतह पर स्थित होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन, रंध्र जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर स्थित होते हैं, ठीक है। निचली, जैसे बात करें ये पत्ती है, तो ये पत्ती है, तो इसकी जो निचली से मैंने बताया द्विबीजपत्री में यहाँ पे जो रंध्र स्थित होते हैं निचली अधिचरण पे स्थित होते हैं, है ना। निचली वाली अधिचरण पे स्थित है, ऊपर वाली पे नहीं पाए, नीचे वाली जो अधिचरण उसमें पाए जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? अधोरंध्री पत्ती बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तब इसे अधोरंध्री पत्ती या हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलेंगे। हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके एग्जाम्पल याद रखना। सेब, संतरा इसके एग्जाम्पल है। सेब है, संतरा है, ठीक है। इनको एप्पल प्रकार की, इसमें सेब प्रकार की पत्तियां भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सेब प्रकार की पत्तियां भी बोलते हैं, ठीक है। एप्पल टाइप भी बोलते हैं, याद रखना। एप्पल टाइप लीफ भी बोलते हैं, एप्पल टाइप लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एप्पल टाइप लीफ भी बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? सेब प्रकार की पत्तियां भी बोलते हैं। और अधिकांश द्विबीजपत्री पादियों में पादप जो होते हैं, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर यही पत्तियां पाई जाती है, अधोरंध्री, मतलब रंध्र नीचे की तरफ। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ठीक है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इसी प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, ठीक है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इसी प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। तो देखो अधोरंध्री की बात है, जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की पत्तियों को अधोरंध्री पत्ती बोलते हैं, पहली बात, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल के बाद सेब और संतरा, तो इसको सेब प्रकार की पत्तियां, एप्पल टाइप लीफ भी बोलते हैं, ये हो गए। तीसरा है, इसमें अधिकांश जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके इसी प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं उभयरंध्री। दूसरी जो पत्ती बात करते हैं वो आता है उभयरंध्री, एम्फीस्टोमेटिक। उभयरंध्री पत्ती, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्फीस्टोमेटिक लीफ, ठीक है। एम्फीस्टोमेटिक लीफ, एम्फीस्टोमेटिक लीफ। एम्फीस्टोमेटिक लीफ का मतलब क्या है? नाम से पता चलता है, उभे, उभे का मतलब होता है दोनों तरफ, उभे का मतलब होता है बच्चों दोनों तरफ। जब क्या होता है, पत्तियां, जैसे बात करते हैं, जैसे लीफ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो लीफ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो ये, तो लीफ की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें जो ये मेसोफिल सेल्स होगी, ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स होगी, इस प्रकार से ये मेसोफिल सेल्स होगी, ये मेसोफिल पर्णमध्य कोशिकाएं होगी, ये पर्णमध्य। जब रंध्र दोनों तरफ उपस्थित होते हैं, देखो ऊपर और नीचे, उभे का मतलब होता है दोनों तरफ, उभे का मतलब होता है दोनों तरफ। जब रंध्र दोनों तरफ उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर पाए जाते हैं या दोनों तरफ उपस्थित होते हैं, इसको उभयरंध्री पत्ती बोलते हैं। जब क्या बोलते हैं? जब रंध्र
रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? उभय रंध्री। इसे क्या बोलेंगे? उभयरंध्री पत्ती बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उभयरंध्री पत्ती बोलेंगे। उभयरंध्री पत्ती बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उभयरंध्री पत्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उभयरंध्री पत्ती बोलेंगे। एम्पिस्टोमेटिक लीफ बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है मक्का, जो एक बीजपत्री है, आपको पता ही है मक्का। और मक्का हो गया, जई हो गई, ठीक है, और घास हो गई, घास। ठीक है, इनके अंदर जो पत्तियां पाई जाती है ये क्या होती है? उभयरंध्री प्रकार की होती है। और इसको जई प्रकार के पत्तियां भी बोलते हैं। याद रखें, इसको क्या बोलते हैं? जई प्रकार की पत्तियां भी इनको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जई प्रकार की पत्तियां बोलते हैं। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में जो पत्तियां होती है वो इसी प्रकार की होती है ना। अधिकांश अपन बात करते हैं, ये होगी इसमें बात करें अधिकांश, तो अपवाद हो सकता है। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में पत्तियां उभयरंध्री प्रकार की होती है। ठीक है, अधिकांश पत्तियों में उभयरंध्री प्रकार की होती है। अधिकांश जो बात करें तो अधिकांश के अधिकांश एक बीजी पादपों में जो पत्तियां होती है उभयरंध्री प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है? उभयरंध्री प्रकार की होती है। इनको जई प्रकार की पत्तियां भी बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इसमें जो रंध्र होते हैं दोनों तरफ, दोनों सतह पर समान मात्रा में पाए जाते हैं। यानी एक बात ये भी देखना कि जो रंध्रों की संख्या होती है वो क्या होती है? इसमें जो दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। क्या होती है? लगभग रंध्रों की संख्या होती है दोनों सतह पर दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती। ठीक है, क्या होती है? लगभग समान होती है। पहली बात ये होगी। तो ये होगी आपके उभयलिंगी। अब इसके बाद बात करते हैं अपन अधिरंध्री प्रकार की, एपिस्टोमेटिक प्रकार की जो पत्तियां होती है, अधिरंध्री प्रकार की पत्ती, जो तीसरी प्रकार की पत्ती है उसकी बात करते हैं। अधिरंध्री पत्ती, अधिरंध्री पत्ती, इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। एपिस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एपिस्टोमेटिक लीफ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अधि का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर। तो इसमें नाम से ही पता चला, इसमें जो रंध्र होते हैं पत्ती की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। इसको जो रंध्री पत्ती बोलते हैं। रंध्र पत्ती की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं? ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, पत्ती की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। इसको अधिरंध्री बोलेंगे। इसमें इसका एग्जाम्पल है वो है वाटर लिली। ठीक है, और जो प्लावी पादप होते हैं, प्लावी का मतलब जल में तैरते रहते हैं, प्लावी पादप, उत्प्लावी पादपों में इस प्रकार के रंध्र होते हैं। इसलिए इसे कुमुदिनी प्रकार के, वाटर लिली को क्या बोलते हैं? कुमुदिनी प्रकार के रंध्र भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कुमुदिनी प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो भी बोलते हैं। कुमुदिनी प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो भी इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? जो वाटर लिली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लावी पादप होते हैं उनके पाए जाते हैं। प्लावी पादप का मतलब क्या होगा? जल का स्तर है, इसके ऊपर जैसे मान लो ये कोई पादप है तो इसके ऊपर वाली सतह पे पाए जाएंगे। नीचे तो क्या होगा? पानी रहेगा। ठीक है, ये तो तैरते रहेंगे, ऊपर वाली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अधिरंध्री पत्ती बोलते हैं। और इस वाटर लिली और प्लावी पादप में पाए जाते हैं। कुमुदिनी प्रकार के इनको रंध्र भी इनको बोलते हैं।
हैं, ये जो होते हैं, ये जो पादप जो होते हैं, फ्लोटिंग जो पादप होते हैं, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, जो फ्लोटिंग हाइड्रोपाइड्स होते हैं, है ना, जो उत्प्लावी पादप होते हैं, उत्प्लावी पादप मतलब जो जल में तैरते थे, उनमें ये इस प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो अधिरंध्री जो पत्तियां होती है वो पाई जाती है, अधिरंध्री जो पत्तियां होती है वो इनमें पाई जाती है। तो बच्चों आज की कक्षा में अपन ने बात रंध्र के आधार पर पत्तियों के प्रकार की बात करी। छोटा है लेकिन 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने तरीके से पढ़े। एक रंध्र, अगला जो रंध्र की संरचना है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बड़ा था, इसलिए अपना आज चालू नहीं कर पाए समय के अभाव से, कल के कक्षा में वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।